हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर सेट एंड कांस्टेंट ऑफ सी लैंग्वेज। आखिर ये सारे वर्ड्स हैं क्या? इतने सारे वर्ड्स बोल दिए मैंने। ओह गॉड। ओके, ठीक है। हम अभी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट लेकिन इन सारे वर्ड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि इंग्लिश, जब हम लोग लैंग्वेज कोई भी लर्न करते हैं, जैसे अभी हम लोग सी लैंग्वेज के लिए हम स्टडी करने वाले हैं, तो ये भी एक लैंग्वेज, बट ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। सिमिलरली जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, तो उसमें हम लोग पहले क्या सीखते हैं? पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स से हम लोग वर्ड्स बनाना सीखते हैं। उन वर्ड्स से हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। उन सेंटेंस से हम लोग पैराग्राफ बनाना सीखते हैं। राइट, हम लोग यही करते हैं। अब लेकिन हमारे पास कुछ रूल्स है ना, कि अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक हम सिर्फ यही अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। या फिर डिजिट में हम लोग 0 से लेके 9 तक यही डिजिट यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं से हमें कोई नंबर बनाना है। या फिर सिंबल्स हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स है कि हम सिर्फ यही यूज़ कर सकते हैं और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। राइट। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, या कंप्यूटर की जब हम सी लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं, तब भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। ये रूल्स वो हैं कि हम कंप्यूटर में सिर्फ यही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या यही वर्ड्स या अल्फ़ाबेट यूज़ करके हम कुछ वर्ड्स बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अभी समझ आई हो। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर की वो कैरेक्टर सेट्स क्या हैं, वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, तो अल्फ़ाबेट्स के लिए कंप्यूटर ने A to Z जैसे इंग्लिश में होता है, और ये वाले स्मॉल A to Z, इन दोनों को एप्लीकेबल किया। हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं। राइट। अगर मैं डिजिट्स की बात करूँ, तो हम लोग ये 0 to 9 डिजिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। राइट। और अगर मैं ये सिंबल्स की बात करूँ, तो सिंबल्स में भी हम ये सारे सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी और सिंबल हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। बट ये वाले जो सिंबल्स हैं, ये वाले हमारे लिए सारे अलाउड हैं, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। राइट। अब बात आती है कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करूँ, तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। बट लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है। अभी के लिए आप अभी ये समझ लो, एक तरह से वर्ड, या फिर एक तरह से ये समझ लो वैलिड वर्ड। ठीक है, कौन सा ऐसा वैलिड वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट कहते हैं। बट लेकिन इसको अभी एग्जैक्ट डेफिनेशन मत समझ लेना। अभी जब मैं आगे वीडियो में जाऊँगी तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि कांस्टेंट्स किसे कहते हैं। बट अभी के लिए इस कांस्टेंट्स को नॉर्मल रहने देते हैं और समझते हैं कि कांस्टेंट्स क्या है। आपको आगे चलते चलते समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं इंटीजर कांस्टेंट्स की, तो इंटीजर कांस्टेंट्स में हमारे पास क्या है, हम सिर्फ कोई भी इंटीजर कांस्टेंट जो है उसमें कोई ना एक डिजिट तो होना ही चाहिए। मतलब अगर 4 हो गया या कुछ है, कोई एक डिजिट होना चाहिए। और डिजिट कौन से हैं हमारे पास? 0 to 9। राइट। मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, उसमें डेसिमल नहीं हो सकता। अगर डेसिमल है तो वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं काउंट होगा। ठीक है, उसको इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहेंगे। अब जो इंटीजर कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि -4 भी सही है और +4 भी, अगर मैं +4 कहना चाहूँ तो वो भी सही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि एक डिजिट होना ही चाहिए। इफ़ नो साइन प्रिसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट, इट इज़ एज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी साइन नहीं है, जैसे मैंने 4 लिखा और उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं ऑटोमेटिकली मान लूँगी कि ये इसके आगे पॉजिटिव साइन है। और लास्ट जो इसका रूल है इंटीजर कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करने का, वो है कि कॉमा नहीं होना चाहिए और ब्लैंक नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा 80,9, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा था तो ये गलत है, ये पूरा का पूरा डिजिट गलत है, ये डिजिट में काउंट नहीं होगा। राइट। अगर मैंने कोई नंबर लिखा फॉर एग्जांपल 800 और यहाँ पे मैंने हल्का सा स्पेस दे दिया और 1,
स्पेस देने के बाद 1 लिख दिया, और मैं इसको एक नंबर बता रही हूँ कि ये एक नंबर है, कोई वर्ड है, ठीक है। मैंने बोला था ना एक तरह से एक वर्ड समझ लो, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को भी, तो मैं इसको एक वर्ड मान रही हूँ, तो ये वर्ड नहीं काउंट होगा, ये वर्ड नहीं है। सिमिलरली कॉमा है तो वर्ड नहीं है, बट लेकिन डॉट वाला क्या है, डॉट वाला क्या है कि वर्ड तो है लेकिन वो इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट में डॉट नहीं आता। इंटीजर मीन्स जिसमें डॉट ना आए, मतलब डेसिमल में आंसर ना आए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अगर आप इनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे वैलिड इंटीजर कांस्टेंट्स हैं। दैट इज़, अगर मैं बात करूँ तो 426 + 782 -8000 -7605, इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट्स। अब अगले पे हम लोग चलते हैं रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स जो हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। आप लोग को पहले बता दूँ, अभी जो हम लोग इस वाले स्लाइड में कर रहे हैं वो है हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया। तो जो रियल कांस्टेंट्स हैं, रियल कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनमें डेसिमल आता है। मैंने इंटीजर में बोला ना आपको कि इंटीजर में डेसिमल अलाउड नहीं है। रियल कांस्टेंट्स वो होते हैं जिसमें डेसिमल अलाउड है, राइट। अब रियल कांस्टेंट्स क्या होते हैं? सिमिलरली इसका भी यही रूल है कि एटलीस्ट 1 डिजिट, एक डिजिट तो होना ही चाहिए। जैसे कि मैंने 4 ले लिया, जैसे इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट। रियल कांस्टेंट की कंडीशन क्या है कि इसके पास डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए, चाहे इसके पॉइंट के बाद 0 हो, बेशक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। अब नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि +4.0 ये भी करेक्ट है, -4.0 ये भी करेक्ट है। अगर कोई भी साइन नहीं है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो यानी कि अगर मैंने सिर्फ 4.0 लिखा तो इसको हम लोग ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि ये आगे प्लस का साइन है। और जैसे कि हमने उसमें बात की थी कि कोई भी कॉमा और ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सेम वे रियल कांस्टेंट्स में भी यही रूल है, इसमें भी कोई भी कॉमा और ब्लैंक नहीं हो सकता है, राइट। अब मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, फिर से इनको एक बार आप चेक कर लो कि कौन कौन से हमारे रियल कांस्टेंट्स हो सकते हैं। रियल कांस्टेंट्स हमारे हो सकते हैं जैसे कि +325.34, पॉइंट भी है प्लस भी है, तो ठीक है, हाँ ये वाला तो करेक्ट है। 426.0, पॉइंट के बाद 0 है, कोई बात नहीं, पॉइंट तो है ना, ठीक है, करेक्ट है। और इसमें आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस हो गया। -32.76, नेगेटिव नंबर है, अलाउड है, क्योंकि उन्होंने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, अलाउड है। पॉइंट भी है, डेसिमल है, ठीक है, रियल कांस्टेंट है। इसमें भी नेगेटिव है, पॉइंट भी है, तो ये भी करेक्ट है। इतना समझ आया आप लोग को? अब हम लोग चलते हैं रियल कांस्टेंट्स के दूसरे फॉर्म पे। मैंने बोला था 2 तरह के होते हैं। सेकंड फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 2 की पावर 3, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपोनेंट होता है और ये बेस होता है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में एक बार मैं आप लोग को नॉलेज के लिए बता दूँ, जो ये वाला पार्ट है, राइट, ये वाला पार्ट है जिसको हम मैथ्स में बेस बोलते हैं, इसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मेंटीसा। क्या बोलते हैं? मेंटीसा। और जो यहाँ पे पावर वाला पार्ट है इसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हो एक्सपोनेंशियल पार्ट, और जो बेस वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेंटीसा। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हमें किसी नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करना है 2⁻3, राइट, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेटर ई। यानी कि जो मेंटीसा है, यानी कि हमने यहाँ पे 2 लिया था, दोबारा से बताती हूँ, हमने यहाँ पे 2 लिया था, 2 ई और 3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का एक्सपोनेंट 3। क्लियर है इतना सबको? अब हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला मेंटीसा पार्ट। मेंटीसा पार्ट कौन सा हुआ हमारा? ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा अगर
कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको प्लस मानेंगे। यानी कि अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे ये लिख देती 4E6, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस हो जाता साइन, राइट। नेक्स्ट उन्होंने लिखा है एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, यानी कि एक्सपोनेंट वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में 1 डिजिट तो होना ही चाहिए, फिर चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 0 हो, एक ना एक डिजिट तो होना ही चाहिए ज़रूर। विच मस्ट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो हमारे ऊपर है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो हमारे ऊपर है। बट अगर कोई भी साइन नहीं है तो वो हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। आप लोग को क्लियर हुआ इतना? अब लेकिन जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कर रहे हैं, इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको स्टडी करते हैं पहले हम। फर्स्ट एग्जांपल में देखो, इन्होंने किया है +3.2, राइट। उसके बाद दिया E और उसके बाद दिया -5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3.2 की रेज टू दी पावर -5। इसको हम ऐसे लिखेंगे अगर हम मैथ्स में लिखेंगे तो, ठीक है। और अगर कंप्यूटर में सेम चीज़ को लिखना है तो +3.2 E -5। अगर मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगाऊँ, यहाँ से मैं प्लस हटा दूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर 3.2 E -5 अगर लिखा है तो भी ये सेम ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा साइन कौन सा माना जाएगा, प्लस का ही माना जाएगा यहाँ पर। क्लियर है आप लोग को? अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। ये आप लोग को समझाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं अच्छे से एक एक एग्जाम्पल को समझा रही हूँ। नेक्स्ट वाला 4.1 E8, इसका क्या मतलब हुआ, 4.1 रेज टू दी पावर 8, राइट। अब कोई भी साइन नहीं है यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस का साइन है इसका मतलब, और E के बाद भी कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्लस का साइन है। क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग को? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये -0.2 E +3, यानी कि माइनस दिया हुआ पहले तो 0.2 रेज टू दी पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा मेंटीसा है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट है, रेज टू दी पावर 3। मैथमेटिक्स में हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, राइट। समझ आया ये आप लोग को? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है -3.2 E -5, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, -3.2 रेज टू दी पावर -5, यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर को मैथ्स के, इस वाले नंबर को मैथ्स के फॉर्म में लिखना होगा तो वो हम ऐसे लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है मेंटीसा में, तो यहाँ पे भी मैंने माइनस लगा दिया, और इधर भी माइनस दिया हुआ है हमारे पास, और इधर भी मैंने एक्सपोनेंशियल में इसलिए माइनस लगा दिया। क्लियर हुआ आप लोग को ये वाला पार्ट? रियल कांस्टेंट्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मतलब रियल कांस्टेंट अगर हमें कोई वर्ड कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और अगर हमें उसको लिखना है फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हम कैसे लिख सकते हैं, और अगर हमें इंटीजर कांस्टेंट को अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना है तो उसके हमारे पास क्या रूल्स हैं, मतलब किसी भी वर्ड को। नेक्स्ट हम चलते हैं करैक्टर कांस्टेंट्स की तरफ। अगर मैं करैक्टर कांस्टेंट्स की बात करूं, इसके भी अपने रूल्स हैं, मतलब कि अगर आपको कोई करैक्टर लिखना है या कोई वर्ड लिखना है करैक्टर कांस्टेंट्स के टर्म में, तो इसके भी अपने रूल्स हैं। अ करैक्टर कांस्टेंट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट। सबसे पहली बात तो ये सिर्फ एक सिंगल अल्फ़ाबेट है, चाहे वो B ले लो, चाहे वो C ले लो, चाहे वो D ले लो, एक अल्फ़ाबेट ओनली, ठीक है, सिंगल अल्फ़ाबेट। अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल स्पेशल सिंबल, या तो उसमें डिजिट हो सकता है 5 सिंगल, ठीक है, या फिर कोई सिंगल सिंबल हो सकता है, जैसे मैंने स्टार बना दिया, ठीक है, तो वो सिंगल स्टार। और अगर मैंने कुछ सपोज क्वेश्चन मार्क बना दिया तो ये सिंगल, ये भी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास ये सिंगल होने चाहिए, कोई भी, चाहे नंबर हो सकता है, चाहे अल्फ़ाबेट हो सकता है, चाहे सिंबल हो सकता है। सिंबल कौन कौन से हो सकते हैं वो मैंने फर्स्ट में ही दिखा दिया था आपको, वो टेबल मैंने दिखाई थी ना,
आप लोग को अगर नहीं ध्यान तो मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये वाली टेबल, इसमें से ही कोई सिंबल हो सकता है, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे दिखाए थे, इनमें से ही कोई सिंबल हो सकता है और कोई सिंबल नहीं हो सकता, राइट। तो करैक्टर कांस्टेंट में ये हमारे पास रूल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल क्या है, बोथ इन्वर्टेड कॉमर्स शुड बी पॉइंट टू लेफ्ट। एक तो एनक्लोज होना चाहिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि अगर मैंने अल्फ़ाबेट एस लिखा, ठीक है, एक तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए। लेकिन जो अभी मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाले वो गलत डाले, क्यों? क्योंकि मैंने एक को इस साइड डाल दिया और एक को इस साइड डाल दिया। उन्होंने ये चीज़ मना की है, उन्होंने कहा है दोनों के दोनों जो हमारे पास होंगे इन्वर्टेड कॉमास वो लेफ़्ट को ही पॉइंट करने चाहिए। लेफ़्ट को पॉइंट करने चाहिए मतलब मेरा लेफ़्ट यहाँ है और मेरा लेफ़्ट यहाँ पे है, तो ये वाला ही सिंबल होना चाहिए। और मैक्सिमम लेंथ जो करेक्टर कांस्टेंट की होती है वो 1 करेक्टर ही होती है, एक करेक्टर ही हो सकता है। मैंने एस लिख दिया, अगर 6 है तो भी मेरे लेफ़्ट साइड पे ये करके ये भी वैलिड माना जाएगा, ये एस वैलिड माना जाएगा। अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क दे दिया और इसको, ये मैंने गलत कर दिया फिर से, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ़्ट की तरफ करूँगी यहाँ पे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को, तो ये मेरा करेक्ट माना जाएगा, ये एस मेरा करेक्ट माना जाएगा, 6 मेरा करेक्ट माना जाएगा। लेकिन एक और चीज़, अगर मैं लिखना चाहूँ एस आर और मैं इसको भी लेफ़्ट की तरफ कर दूँ, तो क्या ये मेरा एक्सेप्टेबल करेक्टर कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल ही हो सकता है। क्लियर है आप लोग को ये चीज़, करेक्टर कांस्टेंट? अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब बहुत अच्छे से समझना कि वेरिएबल्स क्या हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज का। ये बहुत यूज़ आता है, नॉट ओनली इन सी लैंग्वेज, आगे भी आपको हर एक लैंग्वेज में ये यूज़ आएगा, और ये कॉमन नेम है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब पहले इसके रूल्स जानने से पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं आखिर, ठीक है। वेरिएबल्स क्या है, अब जैसे कि सपोज एक पर्सन है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं इस दुनिया में, आई थिंक मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड में पूरे। क्या हम किसी को ऐसे कैसे जानते हैं? हम हर किसी को उसके नेम से जानते हैं, क्योंकि हमने उसको एक नेम दे रखा है कि आयुष इधर आओ, रिया इधर आओ, या फिर मैंने बोला सृष्टि इधर आओ। मैंने किससे जान रही हूँ? मैं नेम से जान रही हूँ। ये तो नहीं बोल रही ना जो ऐसा दिखता है या जो यहाँ पे रहता है वो इधर आओ, नहीं, मैं तो नेम से जान रही हूँ। सिमिलरली कंप्यूटर में क्या होता है, जब हम लोगों को कोई भी डेटा स्टोर करना होता है, डेटा स्टोर करने का मतलब क्या है, हमारे पास कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मेमोरी लोकेशन है। हमें अपना डेटा को स्टोर करना है। मैंने सपोज नंबर 5 स्टोर किया एक जगह पे इस ब्लॉक में, ठीक है, ये वाला जो ब्लॉक है इसको मैंने बिगर करके यहाँ पे बना दिया, इसमें मैंने नंबर 5 स्टोर किया, और इसका एड्रेस होगा कुछ इस तरीके से 00EFC, C के बाद D, और फिर उसके बाद 1 भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे करके एड्रेस होगा। अब जब मुझे इसको बुलाना है, इसको यूज़ करना है, तो या तो मैं इस एड्रेस के थ्रू बुला सकती हूँ या इस एड्रेस के थ्रू ही बुला सकती हूँ, क्योंकि 5 तो यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं और पे भी हो सकता है, ठीक है। इस एड्रेस के थ्रू बुला सकती हूँ। अब क्या ये एड्रेस मेरे को याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगी अब इस केस में, मैं इस जगह को यानी कि ये वाले एड्रेस को एक नाम दे दूँगी। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल नाम दे दिया लेटर ए दे सकते हो, या फिर आप लोग सम दे सकते हो, या फिर कुछ भी नेम देना चाहो। मैंने लिख दिया दिया, तो दिया भी लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो। मैं अपना खुद का नाम भी लिख सकती हूँ, मेरा नाम सृष्टि है तो मैं सृष्टि भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक कोई भी नाम दे दूँगी, और इस केस में मैं अभी ए नाम दे रही हूँ उसको, ठीक है। तो अब मैं जब भी अपने प्रोग्राम में इस ए नाम को कॉल करूँगी तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि मेरे को इस लोकेशन पे जाना है और ये वाले नंबर को मैं बुला रही हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है,
एक हमने जगह का नाम दे दिया जिसको हम जिसके अंदर जो वैल्यू है हम उस वैल्यू को बुला रहे हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर रहे हैं। और वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है, इसका मतलब 5, यानी कि इस एड्रेस के अंदर क्या स्टोर हुआ हुआ है इस वक्त 5। बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया है। आई होप ये वाला कंसेप्ट अभी समझ आ गया हो आप लोग को। तो अगर मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर जैसे मैंने लिखा सम, ठीक है, तो ये मेरा एक वेरिएबल है। मैं अपना नाम भी लिख सकती हूँ एज अ वेरिएबल, सृष्टि, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल है। प्रॉफिट, ये भी एक वेरिएबल है, राइट। बट लेकिन वेरिएबल क्या है, हमने मेमोरी लोकेशन में एक जगह का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम उसका एड्रेस याद नहीं रख सकते। क्योंकि अगर हमने 100 वेरिएबल्स बनाए, क्या हम 100 एड्रेस याद रख सकते हैं? शायद 1-2 के एड्रेस तो आप याद रख भी लो, बट 100 के तो नहीं याद रख सकते ना। तो हमें उसके अंदर जो भी डेटा है, चाहे वो 5 है चाहे 6 है, उसको जब हमें बुलाना है तो वो हम उसके नाम से बुलाते हैं। अगर हमने सम बोला तो वो पता है कि यहाँ पे चाहे सृष्टि के नेम में भी 5 ही हो, पर लेकिन उसको ये पता है सृष्टि के नाम पे मेरे को ये ब्लॉक एक्सेस करना है, सृष्टि के नाम पे ये वाला ब्लॉक नहीं एक्सेस कर सकता वो, ठीक है। समझ में आया बात को? अब हम आगे इसमें चलते हैं कि वेरिएबल, ये जो हम वेरिएबल नाम लिख रहे हैं, प्रॉफिट, सृष्टि, सम, इन सब के रूल क्या हैं डिक्लेयर करने के? इनके रूल्स क्या हैं हमारे पास? द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि ये जो फर्स्ट लेटर है ये या तो अल्फ़ाबेट होगा, ठीक है, ए टू जेड में कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता, पहला लेटर नंबर नहीं हो सकता। सेकंड रूल क्या है? नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अब मेरे को सपोज मेरा नाम है सृष्टि अग्रवाल, ठीक है, तो मैं वेरिएबल नेम ऐसे नहीं लिख सकती सृष्टि स्पेस अग्रवाल, ये एक वेरिएबल नहीं हो सकता। इस जगह का ये नाम नहीं हो सकता किसी जगह का। अगर मेरे को ऐसा कुछ देना है तो या तो मैं बीच में यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर लगा दूंगी तो ये वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था जब तक, ठीक है, जैसे मैंने जब तक अंडरस्कोर नहीं लगाया था तो ये गलत है, ये जगह का एक नाम नहीं हो सकता, राइट। समझ में आया? नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे हम लोग स्पेशल सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। हमारी वीडियो में हम सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज़ कर सकते हैं एज अ स्पेशल सिंबल वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हुए, और कोई भी स्पेशल सिंबल, क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार हो गया, ठीक है, या फिर इक्वल्स टू साइन हो गया, ये सारे स्पेशल सिंबल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ये वैलिड नहीं है। सिर्फ जौन सा वैलिड है वो कौन सा है? अंडरस्कोर, सिर्फ एक यही वाला जो है ये वैलिड है, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ, जो मैंने नीचे ही इसके स्लाइड में दे रखे हैं, उनको समझते हैं कि ये वैलिड कैसे हैं और कैसे नहीं हैं। फर्स्ट वाले पे चलते हैं। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वाला है SI_INT। पहला जो है वो लेटर है, चलो ठीक है, बीच में अंडरस्कोर है, कोई और सिंबल यूज़ नहीं किया हुआ, राइट। तो चलो ये भी चीज़ सही है, तो यानी कि ये तो वैलिड हो गया, ये हमारा सही माना जाएगा। नेक्स्ट वाले में भी सेम है कि हमें पहला जो है वो लेटर है और अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ है, तो ये भी सही माना जाएगा। अब नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं कि उससे नेक्स्ट वाले में क्या है, उसमें नंबर डिजिट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, POP_E_89, तो वैलिड माना जाएगा। नंबर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यही नंबर पहले दिया होता है, जैसे 89_E_POP यूँ दिया होता अगर, तो ये वैलिड नहीं माना जाता, तो ये गलत हो जाता, समझ रहे हो, तो ये गलत हो जाता यहाँ पे। बट लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले लेटर यूज़ किया तो ये सही हो गया। अगर यहीं पे ये लोग पहले डिजिट यूज़ कर लेते तो ये गलत हो जाता, ये वेरिएबल नेम सही नहीं माना जाता, राइट। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स पे।
पर कीवर्ड्स पे चलने से पहले मेरे को आप लोग को एक चीज़ बतानी है, जो कि मैंने आप लोग को अगर आप लोग को ध्यान हो तो मैंने बोला था मैं बाद में बताऊँगी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और कहाँ यूज़ आते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम कॉन्स्टेंट्स की करें, अभी हमें समझ आ गया कि वेरिएबल हम किसे कहते हैं। वेरिएबल हम एक जगह को एक तरह से नाम दे देते हैं जिसकी हम वैल्यू एक्सेस कर पाए कि उसके पास क्या वैल्यू है। अब मैंने बोला सम, राइट, उसके पास मेरे को कुछ स्टोर करवाना है, मेरे को 100 स्टोर करवाना है। तो अब ये जो 100 है ना, यहाँ पे मैंने बोला सम की वैल्यू 100 हो जाए, यानी कि जिस जगह का नाम सम है वहाँ पे 100 स्टोर हो जाए। यही इस लाइन का मतलब यही हुआ, राइट। इस लाइन का अगर मतलब ये हुआ तो ये 100 क्या है, ये जो 100 है ना यहाँ पर, ये अब हमारा क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। यहाँ पे ये कांस्टेंट वाला कंसेप्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट के बाद ज़ीरो नहीं है, ठीक है। एक सिंगल लेटर ऐसे जो लिखा हो एपोस्ट्रॉफीज़ में वो भी नहीं है, यानी कि ये भी नहीं है, पॉइंट वाला कंसेप्ट भी नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है, ये सिर्फ 100 लिखा है यहाँ पे। और जब सिर्फ 100 लिखा है हमारा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, इंटीजर कांस्टेंट। मैंने आप लोग को कहा था ना, मैं बाद में बताऊँगी कि कांस्टेंट्स का कहाँ यूज़ आता है और कांस्टेंट्स क्या हैं। अब आप लोग को समझ आया ये कांस्टेंट्स है। यही अगर मैंने यहीं पर अगर मैंने यहाँ पे दे दिया होता सम इक्वल्स टू 100.0, यहाँ पे अगर मैंने दे दिया होता 100.0, तो ये क्या हो जाता हमारा, रियल कांस्टेंट। क्या हो जाता हमारा, रियल कांस्टेंट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक लेटर दे देती, कोई भी एक लेटर या डिजिट, अभी हम लेटर की बात करते हैं, सिंगल लेटर, जैसे कि मैंने दे दिया ए, वो मैंने फिर से गलत लगाया एपोस्ट्रॉफी, ये लेफ्ट में ऐसे करके एपोस्ट्रॉफीज, अगर मैं ये दे देती तो ये हमारा क्या हो जाता, करेक्टर कांस्टेंट। क्या हो जाता, करेक्टर कांस्टेंट। समझ में आ गया अब आपको। ये सम क्या है यहाँ पे, ये सम क्या है, ये सम हमारा क्या है मैम, ये हमारा है वेरिएबल, ये हमारा क्या है, वेरिएबल। और ये इस साइड हमारा क्या है, कांस्टेंट। समझ आ गया आप लोग को अच्छे से। अब हम चलेंगे कीवर्ड्स की तरफ। फाइनली अब कीवर्ड्स क्या हैं, हम जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कोई भी वर्ड्स, मैंने सम यूज़ किया, मैंने वो यूज़ किया, प्रॉफिट वर्ड यूज़ किया, मैंने सृष्टि वर्ड यूज़ किया, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मैंने कॉन्स्टेंट्स में भी वर्ड यूज़ किया, बट लेकिन अभी तक मैंने जो ये वर्ड्स यूज़ किए, राइट, वेरिएबल में। ऐसे जो मैंने वर्ड्स यूज़ किए, जो वर्ड्स मैंने बनाए, इन वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर ने, सी लैंग्वेज ने, कंप्यूटर ने नहीं, सी लैंग्वेज ने पहले से ही बनाकर अपने पास स्टोर कर रखे हैं, ठीक है। और वो ये कहता है, सी लैंग्वेज ये कहता है, जो मैंने ये वर्ड्स स्टोर किए हुए हैं, इन वर्ड्स को आप लोग एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। आप लोग इसको ऐसे यूज़ नहीं करोगे कुछ भी रैंडमली। अभी तो हमने रैंडमली यूज़ कर लिया ना, कुछ भी करके, है ना। वो कहता है आप इसको ऐसे यूज़ नहीं करोगे। ये जो मैंने वर्ड्स स्पेसिफिकली अपने पास स्टोर कर लिए हैं, इन सारे वर्ड्स का कुछ एक स्पेसिफाइड मीनिंग है। इन वर्ड्स का, ये वाले वर्ड्स का एक स्पेसिफिक काम है जिसके लिए ये वर्ड्स मैंने अपने पास स्टोर किए हैं। अगर मैंने किसी वर्ड का किया है तो उसका खुद का कुछ काम है, एक वर्ड का, उसका मीनिंग अलग है, वो आप लोग यूज़ नहीं करोगे। अगर आप लोगों ने उसको ऐसे यूज़ किया तो मैं एरर शो करूँगा। क्या करेगा वो, तब वो एरर शो करेगा। अब वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ये हमारे पास, उनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। वो वर्ड्स जो कंप्यूटर ने अपने पास स्टोर कर रखे हैं, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक कोई मीनिंग है
और जिसका स्पेसिफिक कोई काम है, जिस काम के लिए वो वर्ड्स स्टोर किए गए हैं, एक वर्ड का काम अलग है, दूसरे वर्ड का काम अलग है, तीसरे का अलग है, ठीक है, उन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स बोलते हैं। और ऐसे कितने कीवर्ड्स हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में, ये हमारे पास 32 कीवर्ड्स हैं। और वो कीवर्ड्स कौन से हैं, वो ये कीवर्ड्स हैं, जैसे कि ऑटो, ब्रेक, केस, CHAR, constant, continue, default, do, if, go to, for, float, enum, extern, else, double, int, long, register, return, short, sign, size of, static, struct, switch, type DEF, union, unsigned, void, volatile and while। ये इसने 32 वर्ड्स अपने पास रखे हुए हैं और इनको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। इन वर्ड्स को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं जब सिर्फ हम लोग इन वर्ड्स को तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम इनका जो काम डिफाइंड है, इन जिस काम के लिए ये बने हैं वो वाला हमें काम करवाना होगा तो ही हम इनको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही रेंडमली यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स आपको समझ आ गया क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ आया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।